वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा, ये आपका आज नया टॉपिक की शुरुआत हम आज की क्लास के अंदर करेंगे। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 46 होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्लास नंबर 46 मिशन 2021 का क्लास नंबर 46 होगा। बहुत प्यारा ये सेशन आपका होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से हम आज एक नए टॉपिक के कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, सबको जगा लाओ, अपनी गैंग को बुला लाओ। आर्मी वैसे ही बहुत बदमाश है, देखते हैं कि आज कितनी बदमाशी करती है क्लास को शेयर करने में। चलो जी, आ जाओ बेटा फटाफट से। अगर कोई बच्चे को अनअकैडमी ज्वाइन करना हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करें। और नाम, पता, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सही भरने के बाद में आपको एनडीए एयरफोर्स XY कैटेगरी उसके अंदर चूज करनी है। और फिजिक्स की प्रैक्टिस सेशन अगर आप वहाँ पे फ्री में करना चाहते हैं, जिस क्लास को बोला जाता है स्पेशल क्लास बोला जाता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास आपकी होती है। वो सुबह 8 बजे क्लास होती है, आप इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। 8 बजे क्लास होती है। और अगर कोई बच्चा पेड कोर्स में पढ़ना चाहता है, पैसे देकर ही पढ़ना चाहता है, तो वो आपके पास 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस ये है। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। एक ही कोड का यूज करें, चाहे आपको स्पेशल क्लास के अंदर भी कोई कोड अगर यूज करना हो तो आप यही कोड यूज करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पर हर क्लास के रिगार्डिंग कोई लिंक, कोई अपडेट, कोई पीडीएफ जो हमारे को देना होता है, कॉन्सेप्ट की क्लासों का पीडीएफ वगैरह, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें आपको बता दी जाती है। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए वैकेंसीज आ गई है, आपको पता है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। ऑफिशियल आना बाकी है, तो ऐसे मान लो कि 99% तो कन्फर्म हो ही गई है। हर रेपुटेड साइट पर वो वैकेंसी दिखाई जा रही है। इसका मतलब जो नोटिफिकेशन अपने पास आया है वो फेक तो नहीं है, हैं? क्या चेंजेस होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद में अपन और अलग तरीके से, ठीक है सर। चलो जी, आ जाओ फटाफट से। ये हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग रहता है। पूरी क्लासेस जो दिन भर आपकी क्लासेस चलती रहती है, उन क्लासेस का टाइमिंग आपका ये रहता है। सुबह 7:15 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। उसके बाद में 9 AM पर क्लास, वो मैथ्स का मॉक टेस्ट। उसके बाद में 10:10 पर अभी खत्म हुई है जो क्लास, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास। उसके बाद में मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास। उसके बाद में आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लास। उसके बाद में मैथ का प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद में आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन और कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाओ। माँ बाप के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिल दिमाग के अंदर उतर जाएंगे, ठीक है। फटाफट से आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। हाँ, और क्लास को शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा सब होगा यार, सब होगा। हाँ, हिंदी के अच्छा बिल्कुल, हिंदी में भी होगा, ये बुरा मत माना करो। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हैं ना, पूरा जो डिलीवर यहाँ पर हमारा पावर कॉन्सेप्ट जो डिलीवर करते हैं, उसके अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इंग्लिश ही लगातार इंग्लिश में ही बोलने लग जाते हैं। और इतनी इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है यार, तुम फिर भी शिकायत करते हो हिंदी में पढ़ाओ ठीक है। चलो पूरे जोश के साथ में बच्चा आ जाओ। आज एक नई क्लास की शुरुआत में कर रहा हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वजह से आप लोगों को कहूँगा मैं कि क्लास को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। क्या यार हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते आप लोग? हमारे लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते? मतलब ये टीम आपके लिए फ्री के अंदर इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। कॉन्सेप्ट चाहे तो, मॉक टेस्ट चाहे तो, प्रैक्टिस चाहिए तो, सब कुछ आपके लिए। लेकिन एक शेयर तो, इतना ही तो हमारी डिमांड हो ही सकती है कि सर एक शेयर तो हमारे को चाहिए, एक शेयर तो आप करो ही करो क्लास को, ठीक है बच्चा। चलो जी, तो स्टार्ट कर दिया जाए आज का नया टॉपिक। और वो टॉपिक आपका जो होगा वो होगा सर्किल। आज की क्लास के अंदर सर्किल, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सबको अभी वाइब्रेट मत होने देना। मैं एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आप जितना हो सके कॉपी के अंदर नोट करते रहिएगा, ठीक है। और जहां पे भी डाउट हो आप वापस पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये डील करवाने वाला हूँ टॉपिक, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा आपके पास सर्किल। सबसे पहली बात तो सर, ये सर्किल होता क्या है वो बताओ।
सर सर्किल क्या होता है, सबसे पहले वो ही हमारे को बताओ बेटा। ये आपने सुना होगा कि कोनिक सेक्शन, सांकव परिच्छेद, सांकव परिच्छेद के अंदर आपके पास अलग अलग आकृतियां बनती है। तो ये जो कोन ये जो आपके पास बनता है सर्किल, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो कि कोई कोनिक सेक्शन आपके पास होता है, इस टाइप का कोई कोन आपके पास होता है, कोनिक का कोई सेक्शन है, अगर उस कोन को आप प्लेन के पैरेलल लाइन से अगर आप इस टाइप से अगर काट दो ऐसे, तो यहाँ पर जो शेप आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी एक सर्किल की शेप बनेगी। ये तो कोनिक सेक्शन का पार्ट, लेकिन इसको वैसे अधिकतर अपन कोनिक सेक्शन का पार्ट मानते नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लो बेटा। एक मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा आपसे कि आप कमेंट ना करें। जब मैं कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने लग जाऊं तो अपना पूरा जो ध्यान है ना आप वो केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए लगाएं। मतलब सन्नाटा छा जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि सर कोई है ही नहीं बच्चा क्लास के अंदर। ध्यान रखिएगा आगे से, ताकि मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपको भी मजा आएगा कॉन्सेप्ट को समझने में। कमेंट में आपका ध्यान नहीं जाएगा। एक चीज तो आपके पास ये होती है, एक चीज क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, सर्किल ऐसे पॉइंट का बिंदुपत होता है जिसकी एक फिक्स बिंदु से दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। कि सर ये क्या होता है वो बताओ। कि सर अगर मान लो कि एक पॉइंट मैंने मान लिया, ये जो पॉइंट मेरे पास है वो क्या है, फिक्स पॉइंट है, और एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होगा, स्पेस के अंदर इस तरीके से मूव करेगा। ये जो पॉइंट आपके पास है वो क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, मतलब चर बिंदु है। चर का मतलब जिसका स्थान परिवर्तित हो सकता है। ये जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। और एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन सर्किल। ये वेरिएबल पॉइंट है, चर पॉइंट। ये चर जो बिंदु है वो अपनी पोजीशन केवल इसी तरीके से तैयार करेगा, इसी तरीके से चेंज करेगा कि इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। मान लो कि पहले तो यहाँ पे है, मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला गया, तो ये वाली जो दूरी है वो क्या रहेगी, बराबर। ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे चला गया तो इसकी दूरी बराबर, ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे चला गया तो दूरी बराबर। मतलब क्या है कि ये पॉइंट स्पेस में इसी तरीके से मूव करेगा, इसी तरीके से घूमेगा कि इस वाले पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या रहनी चाहिए, बराबर। तो ऐसे पॉइंटों का एक पथ आपके पास बनेगा जिसको क्या कहा जाता है, बिंदु पथ कहा जाता है। और ऐसी जो शेप आपके पास बनती है उस शेप को क्या कहते हैं, सर्किल बोलते हैं। और बात करूं मैं हिंदी में तो क्या बोला जाता है, वृत्त बोला जाता है। और समझाओ सर 3D के अंदर समझाओ, इमेजिन करके समझाओ, हमारे को तो ये नहीं है समझ में। तो आपने क्या हुआ, पतंग उड़ाए होंगे खूब, है खूब पतंग उड़ाए होंगे, किसी की पतंग काटी भी होगी। तो क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई धागा है ना, जैसे मकर संक्रांति के बाद में क्या होता है कि अपन जो धागे बच जाते हैं, तो जो छोटे थे अपन तब अपन ये करते थे, एक धागे के एक तरफ आपने क्या बांध लिया, पत्थर बांध लिया। अब जैसे मान लो कि मैं कहूं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पेन है, इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहां से पकड़ा, अब ये लेंथ फिक्स है, तो इस पॉइंट का मैं लोकस देखूंगा, इस पॉइंट का पथ देखूंगा कहां जा रहा है। इस पॉइंट को आपने घुमाया ऐसे 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 ऐसे, अगर आप जब इसको घुमाओगे तो आप ये जैसे जैसे घूम रहा है, इसकी टिप जैसे जैसे घूम रही है, वैसे वैसे अगर आप शेप बनाते हो तो वो शेप क्या बनेगी आपके पास, सर्किल। ठीक है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को यहां पे फिक्स कर दिया, ऐसे पॉइंटों को अगर इसकी टिप को मैं घुमाता हूं, ऐसे घुमाता हूं, तो वो शेप जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, सर्किल। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये जो फिक्स पॉइंट आपके पास होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्किल का क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, केंद्र। ये जो फिक्स पॉइंट होता है डेफिनेशन में, इसको क्या बोला जाता है, केंद्र। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, ये वाली जो दूरी, जो धागे की लंबाई या मार्कर की लंबाई जो फिक्स थी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। इसका जो पथ ये बनता है, ये जो पथ इसका बनता है, इसको क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, गोछा मत करना है। परिधि, परिधि का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। तो ये जो आपके पास ये सारी चीजें होती है एक सर्किल के अंदर, क्या क्या होता है, सेंटर होती है, रेडियस होता है, और क्या होता है, पेरीमीटर होती है। इसकी इक्वेशन अपन किस तरीके से निकालते हैं वो वाली बात है। एक बच्चा पूछ रहा है गोला, बेटा गोला बात अलग है। जैसे आपने चूड़ी है ना, चूड़ी पहनाई किसी को, अच्छा पहनाई नहीं मतलब सिलेक्शन हो जाओगे तो पहनाओगे। चूड़ी देखिए ना आपने, चूड़ी है, चूड़ी देखी है। वो जो चूड़ी होती है वो तो होती है सर्किल की शेप की, और जो बॉल होती है आपके पास, फुटबॉल होती है या टेनिस की कोई बॉल होती है, वो क्या होता है, गोला। गोला होता है 3D में, और जो सर्किल होता है वो होता है 2D में। आ गई होगी बात समझ में, है ना। तो समझना, ये 2D की शेप होती है, गोला जो होता है सेम ऐसा ही होता है, लेकिन वो 3D की शेप होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सर्किल के अंदर ये दो पैरामीटर होते हैं। सर्किल के दो पैरामीटर, इक्वेशन कैसे निकालते हैं सर, आपके पास ये एक
सर्किल है, और इस सर्किल के अंदर ये जो पॉइंट आपके पास जो फिक्स पॉइंट है जो गिवन होता है अपने को, ये वाला पॉइंट मैंने क्या मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने एच और के मान लिया है, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, सेंटर को मैंने क्या मान लिया, एच के मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, फिक्स डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया, फिक्स जो पॉइंट था उसको मैंने एच कोमा के मान लिया। ये दोनों कभी चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। जो पॉइंट चेंजेस होगा उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स कोमा वाई। और मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है आर के बराबर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर मैं दूरी निकालता हूं तो वो क्या होगा कि सर x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बराबर आपके पास ये तो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या पाओगे आप कि सर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास क्या होता है, r स्क्वायर। ये जो आपके पास होता है वही क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन होती है। क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये इक्वेशन होती है सर सर्किल की, समझ गए क्या। सर्किल का समीकरण आपके पास ये है। इस सर्किल के समीकरण में अगर मैं बात करूं सेंटर क्या होगा, इस सर्किल के अंदर अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर निकालने के लिए ये वाली जो संख्या है ना आपके पास x माइनस एच को आप 0 के बराबर कर दो, और एक आपके पास ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको आप 0 के बराबर कर दो, और इन दोनों से आपके पास x और y की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, सेंटर। इसका मतलब सेंटर क्या होगा, h कोमा के। दूसरी बात, अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूं, रेडियस मतलब त्रिज्या की अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इस वाली संख्या, ये वाली जो संख्या है इधर वाली, इसका वर्गमूल अगर आप करोगे, स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो वो क्या होगा आपके पास, रेडियस। तो सर्किल के अंदर दो ही चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है, सर्किल में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होना चाहिए, सेंटर, और एक रेडियस। उसके बाद में सब कुछ अपन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्किल में दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो क्या, सर्किल का सेंटर, और एक सर्किल की रेडियस। अगर इक्वेशन आपके पास इस टाइप की हो, इस टाइप की इक्वेशन हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को बोला जाता है सेंट्रल फॉर्म। क्या बोला जाता है, सेंट्रल फॉर्म, जिसमें आपको केंद्र दिया हुआ होता है। क्या है, ये वाली फॉर्म है आपके पास सेंट्रल फॉर्म, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, केंद्रीय रूप। केंद्रीय रूप में वृत्त का जो समीकरण होता है वो आपके पास होता है पहला टाइप, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा इतना। सर्किल की इक्वेशन क्लियर हुई। सर्किल की इक्वेशन से कैसे अपन सेंटर निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं, अभी मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो अब समझते हैं, एक नमूना देखते हैं इसी के बेस पर। इसी के बेस पे एक नमूना में दिखाता हूं आपको, आप बताना कि सर्किल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी। बेटा आपके पास डायरेक्ट लिखा हुआ आता है ऐसा कि सर x माइनस 2 का स्क्वायर, एक एक बच्चा आप कमेंट करेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, y प्लस आपके पास 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास कितना है, 25। बच्चा आपको बताना है इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी। सर्किल क्या होगा, सर्किल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी। ये पहला सवाल आपके सामने पेश है और एक एक बच्चा दिल से फील करके आंसर देगा। दूसरा नमूना आपके सामने पेश करता हूं कि सर्किल का सेंटर और रेडियस, है ना, कि सर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस आपके पास 6, y प्लस 6 का होल स्क्वायर और बराबर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा, आप दोनों के अंदर मुझे बताओ सेंटर क्या होगा, सर्किल का सेंटर आपके पास क्या होगा और सर्किल की रेडियस आपके पास क्या होगी। सर्किल का सेंटर और रेडियस आपको बताना है, बोलो बोलो भाई, सर्किल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। एक एक बच्चा दिल से फील करेगा और जवाब एक एक बच्चे को देना, हर एक बच्चे को, क्योंकि जब बच्चा यहाँ पर बैठा है तो आई लव माई पेरेंट्स बोलकर बैठा है। ईमानदारी से आंसर देगा एक एक बच्चा आंसर देगा कि सर इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करूं मैं, कि सर इसको 0 के बराबर कर दो और इसको 0 के बराबर कर दो। सर इसको और इसको 0 के बराबर हम करते हैं तो x की वैल्यू तो कितनी आती है, कि सर x की वैल्यू तो आती है 2। इसको 0 के बराबर करने से x की वैल्यू 2 आई, इसको 0 के बराबर करने पे y की वैल्यू -3 आई। मतलब सर्किल का सेंटर 2, -3 और रेडियस जो होगी वो इस वाली संख्या का वर्गमूल करने से सर कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 5। सर इस केस में अगर मैं बात करूं तो सर इस ब्रैकेट को, होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट को 0 करना होता है। होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट को अगर सर 0 करेंगे तो सर्किल का सेंटर, इस ब्रैकेट को 0 किया तो x की वैल्यू 0, इस ब्रैकेट को जब 0 किया तो क्या आया, -6। तो सर्किल का सेंटर आएगा 0, -6 और रेडियस आएगी इसका स्क्वायर रूट करने से वो कितना आ जाएगा, 5। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपके।
इतना समझ में आया होगा। सर्किल का सेंटर 0, -6 और रेडियस जो आपके पास होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर हुआ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन होती है सेंट्रल फॉर्म में। तब अपन सर्किल में रेडियस और सेंटर जो निकालते हैं इस तरीके से निकालते हैं। दूसरी जो फॉर्म है इसकी वो है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है सर्किल की, वो आपके पास क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किल। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है सरलतम रूप में वृत्त का समीकरण। सरलतम रूप में वृत्त का समीकरण वो क्या होता है? सर इस केस के अंदर क्या होता है, सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है, x² + y² बराबर क्या होता है, a²। x² + y² बराबर आपका क्या होता है, a²। और इस केस में जो सर्किल का सेंटर आपके पास होता है, सर्किल का सेंटर वो क्या होता है, 0,0। आप देख लो, इससे आप काउंट कर सकते हो आराम से कि सर इस ब्रैकेट को 0 किया तो 0, इस y वाले को 0 किया तो 0, तो सेंटर जो आएगा, केंद्र जो आएगा 0,0। और इस सर्किल की जो रेडियस आपके पास आ जाएगी, सर्किल की रेडियस वो कितनी आ जाएगी आपके पास, a आ जाएगी। सेंटर 0,0, रेडियस आपके पास क्या होगी, a। दूसरी चीज बच्चा, आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, और वो डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं वो समझो। ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सर्किल का सेंटर तो आपको क्या दे रखा है, 0,0। ये सर्किल का सेंटर है 0,0। रेडियस कितनी है, a, तो ये सेंटर हुआ, ये रेडियस भी, और ऐसे को अगर अपन डायग्राम बना ले ऐसा, तो ये आपके पास सर्किल बन जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, a,0। ये वाला पॉइंट होगा सर 0,a। ये वाला पॉइंट आपके पास होगा -a,0, और ये वाला पॉइंट होगा 0, -a, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस पर है। दूसरी बात, अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसकी परिधि कैलकुलेट करूं, इसकी परिधि का मतलब है सर पेरीमीटर। अगर आपको कैलकुलेट करना हो इसकी पेरीमीटर, अगर कैलकुलेट करनी हो परिधि, तो इसकी परिधि होती है 2πr, लेकिन यहाँ पर r किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πa। और दूसरी बात, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा आपके पास πa² मतलब πr²। तो ये वाली गणित समझ में आनी चाहिए एक एक बच्चे के, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ गई बात समझ में। रेडियस बेटा, कोई भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एक बच्चे ने लिखा रेडियस माइनस की नहीं होगी क्या? नहीं बेटा, रेडियस माइनस की नहीं होती है। स्क्वायर वाली संख्या का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अपन डिस्टेंस लिखते हैं, रेडियस एक दूरी होती है, लंबाई होती है, और वो लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं लिखी जाती है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से कमेंट करो, मैं आपका एक भी मिनट खराब नहीं करना चाहता, तो फटाफट से मुझे कमेंट करा दो कि सर इतनी वाली चीज जो आपने समझाई है वो हमारे दिल दिमाग में बैठ गई है। यहां तक समझाया क्लियर है क्या? यहां तक जो मैंने समझाया है ओके है क्या? फटाफट से यस नो यस नो यस नो यस नो फटाफट से छाप दो कि सर आ गया, इतना समझ में आ गया। क्लियर हुआ इतना? हाँ, इतना समझ में आ गया। इतनी अगर चीजें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से। लेंथ माइनस में नहीं होती है, बिल्कुल सही बोला बेटा, है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो जी, तीसरी अपन बात करते हैं। तीसरा जो आपके पास होगा, तीसरी जो फॉर्म है सर्किल की, उसके ऊपर आते हैं। और वो जो फॉर्म है सर आपके पास, वो है आपके पास जनरल फॉर्म, ठीक है? वो क्या है आपके पास, जनरल फॉर्म। पहला जनरल फॉर्म आपके पास, तो वो क्या होगी आपके पास? पहला जो मैंने आपको बताया, पहला सेंट्रल फॉर्म बताया, दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म बताया, तीसरा है आपके पास जनरल फॉर्म। और ये जनरल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है सर व्यापक समीकरण, क्योंकि भाई साहब एक ही टाइप की लाइन जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन की 6 टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी। सेम सर्किल अगर अपन पढ़ेंगे तो सर्किल में अभी देखो सब आपका आराम से एक हो जाएगा। सारी चीजों मैंने जो डिस्कस करवाई है वो अपने आप इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? समझना। जनरल फॉर्म आपके पास क्या होगी? जनरल फॉर्म जो होती है सर्किल की, वो आपके पास इस टाइप से होती है, x² प्लस का y² प्लस आपके पास 2gx प्लस आपके पास 2fy और प्लस c बराबर आपका 0। ये होती है सर जनरल फॉर्म। क्या होती है? जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म सर्किल की इक्वेशन होती है। समझना बेटा बात को कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर आपका 0। और ये मान लो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है ना, वो यहीं से निकल के आएगा। जनरल फॉर्म आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलो सर, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं वो चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सेंटर और रेडियस का पता होना चाहिए। सेंटर मतलब अगर आप इसका केंद्र कैलकुलेट करना चाहोगे तो इसका जो सेंटर होता है वो होता है आपका माइनस का जी कोमा माइनस का एफ। क्या होता है? माइनस का जी कोमा माइनस एफ। याद कैसे रहेगा? जी एफ का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, है ना। गर्लफ्रेंड क्या होती है? माइनस में लेकर जाती है, खर्चा ज्यादा करवाती है, इस वजह से सर माइनस जीरो माइनस एफ गर्लफ्रेंड के नाम से याद हो जाएगा। ये तो याद हो जाएगा, है, समझ गए क्या? ये तो याद हो जाएगा गर्लफ्रेंड के नाम से। क्या? सेंटर। ठीक है। अगला अगला आपके पास रेडियस याद हो जाएगा, इसको तो कोई नहीं भूलेंगे। यही तो है चीजें याद करवाने वाली। केंद्र, ये अपन दूसरा कैलकुलेट करते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या जो आपके पास होगी वो होगा सर आपके पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। क्या होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझना बेटा बात को, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, फिर से याद दिला देता हूं। यहां पर इक्वेशन के अंदर हमेशा क्या होता है? 2g, और यहां पर क्या होता है? 2f होता है। ध्यान रखना, बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है गलती करोगे। तो g जो होता है, g ये x के कोफिशिएंट का आधा होता है। g होता है x के कोफिशिएंट का आधा, और ये y जो होता है वो होता है सॉरी f जो होता है वो होता है आपका y के कोफिशिएंट का आधा, y के गुणांक का आधा। आ गई बेटा बात समझ में, है ना। ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हर बार सर x का गुणांक नहीं लिखेंगे, x के गुणांक का आधा और उसका माइनस, y के गुणांक का आधा और माइनस। नमूना पेश करूंगा, पहले कुछ स्पेशल कंडीशंस में लिखा दूं, इसी के बेस पर कुछ स्पेशल कंडीशंस बनती हैं। स्पेशल कंडीशंस देखते हैं, इसके बेस पर क्या कंडीशंस अपने पास बन सकती है। जरा देखो स्पेशल कंडीशन। पहली कंडीशन, मान लो कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आपके पास है, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, अगर ये मान लो कि आपके पास जीरो से बड़ी हो, स्क्वायर रूट के अंदर का जो संख्या आपके पास अगर वो जीरो से बड़ा आ जाए, अब जीरो से बड़ा आ जाए, ये सर हमने कैलकुलेट क्या किया है? रेडियस कैलकुलेट किया है। जब ये स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर अगर है, इसका मतलब उसको बोला जाता है रियल बोला जाता है। रेडियस क्या है? रियल है। जब सर्किल की त्रिज्या वास्तविक होगी तो सर्किल भी क्या होगा? वास्तविक होगा। तो ये पहला केस है। इस पहले केस के अंदर सर्किल जो होता है वो आपके पास कौन सा बनता है? रियल सर्किल बनता है। क्या? रियल सर्किल कब बनेगा? ध्यान रहना चाहिए कि जब सर रेडियस जो हम निकालते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से, उसके अंदर का पार्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो सर्किल भी क्या बनेगा? सर रियल बनेगा। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपके पास ऐसी है कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, अगर वो लेस देन जीरो आ जाए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आ जाए, सर इस स्क्वायर रूट के अंदर ही नेगेटिव आ गई, अब तो सर खेल ही खत्म। स्क्वायर रूट के अंदर का पोर्शन ही अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो सपनों में आती है, रियल लाइफ में नहीं आती है, वो होती इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये सर्किल भी सर क्या होगा? इमेजिनरी होगा। क्या होगा? इमेजिनरी सर्किल होगा। इमेजिनरी सर्किल समझ जाओगे इतना तो। इमेजिनरी सर्किल का मतलब है बेटा, लिख देता हूं मैं, काल्पनिक। अभी पूछ लेंगे सर हिंदी में कहा था आपने, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, रियल का मतलब वास्तविक व्रत होता है। चलो जी सर, तीसरी कंडीशन है कि सर ये मान लो कि जीरो हो जाए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर अगर जीरो आ जाए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर जीरो, मतलब रेडियस ही जीरो हो गई। अब रेडियस जीरो हो गई तो इसका मतलब सर्किल बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। कैसा? लो सर इसकी रेडियस नापो, है ऐसा सर्किल मैंने बना दिया, ऐसा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मैंने ऐसे, है तो वो सर्किल क्या बनेगा? वो सर्किल बनता है पॉइंट सर्किल। क्या बनता है? पॉइंट सर्किल। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, पॉइंट सर्किल जिसकी रेडियस लगभग जीरो के बराबर होती है, उस सर्किल को क्या बोला जाता है? बिंदु व्रत बोला जाता है। बिंदु व्रत वो आपके पास होता है। आया क्या समझ में इतना? कि सर एक तो आपके पास रियल सर्किल होगा, वो कब बनेगा? जब रेडियस के अंदर का पार्ट, रेडियस में जो स्क्वायर रूट आता है उसके अंदर की संख्या आपके पास जीरो से बड़ी हो या जीरो से छोटी हो तो सर काल्पनिक बन जाएगा। अगर वो सर जीरो ही आ गई, रेडियस ही जब जीरो हो गई तो काम ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बोलो भाई, आया समझ में इतना? हाँ, पॉइंट साइज बिल्कुल। ये स्क्रीनशॉट दिमाग में डाल लो बेटा, स्क्रीनशॉट ही ले लो इसका, दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो। सर सबसे पहले आपने बताया केंद्र, गर्लफ्रेंड के नाम से याद हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रेडियस। अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या जब जीरो से बड़ी होती है, रियल होता है,
जब 0 से छोटी होती है तो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। जब 0 आ गया, रेडियस ही 0 हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया सर, है सब कुछ खत्म हो गया इस दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, पॉइंट सर्कल। अब इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। एक मैं आपके सामने इसमें नोट लिखूंगा और नोट आप भी लिख लेना। नोट आपके पास होना चाहिए सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक आप इसके अंदर लिखते हो वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी अपन ये वाली सारी गणित लगाएंगे। कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक 1 तो है ही नहीं, आपने इसको यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोपिसेंट आपके पास होगा वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, तभी अपन ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इन्हीं के बेस पे मैं कुछ नमूने दिखाऊंगा और आपको के बहुत सारे नमूने हैं ऐसे मान लो आप। चलो समझना, पहला नमूना जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, ध्यान से समझना सर, ध्यान से समझना। ऐसा आपके पास दे रखा है बच्चा, रेडियस सर्किल का सेंटर और रेडियस बता देगा खुद ही कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास है सर 2x प्लस आपका है सर 4y माइनस सर आपके पास 3 बराबर 0। ये सर्किल है सर। और इस सर्किल के अंदर हाँ आप दो चीजें बताइए हमारे को कि सर एक तो आपको निकालना है सेंटर और एक आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। बच्चा करिए, क्वेश्चन को करिए। ये आपको सर्किल का सेंटर और रेडियस बताना है क्या होगा। नमूना नंबर सेकंड आपके सामने पेश करता हूं और उसको भी आप सोल्व करोगे। और वो दे रखा है आपके पास सर 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और माइनस सर आपके पास है 4x और प्लस आपके पास है सर 6y और माइनस सर आपके पास है 9 और इक्वल टू सर आपके पास है 0। ये दो इक्वेशन है और इन दोनों के अंदर हम सर सर्किल का सेंटर और रेडियस एक एक बच्चा सिंगल बच्चा सब इसके अंदर कमेंट करके बताएंगे कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी, सेंटर क्या होगी, रेडियस क्या होगा। बेटा ये एज रिलैक्सेशन का रोना जो रो रहे हैं ना, वो थोड़ी देर शांत हो जाओ, उसके बाद में हम बात कर लेंगे उसके ऊपर भी, लेकिन अभी फोकस करो इस पर, इसके ऊपर फोकस करो, उसके बाद में एज रिलैक्सेशन। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एक बच्चा आंसर दे रहा है, एक एक बच्चा आंसर दे रहा है कि सर सेंटर जो आपके पास होगा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा कि सर वो आपने बताया। हमेशा आप ध्यान रखो कि एक्स का जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोपिसेंट जब 1 होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोपिसेंट जब 1 होता है तो सर ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 2g की वैल्यू और ये जो होता है सर वो होता है 2f और सर ये जो होता है वो होता है c। इसका मतलब g बराबर कितना आ जाएगा 1। सेंटर जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस का g कोमा माइनस का f। क्या आ जाएगा, माइनस का g कोमा माइनस का f। इसका मतलब आपके पास 2g बराबर है 2 तो g बराबर 1 लेकिन माइनस का लिखेंगे माइनस का 1। 2f बराबर है 4 तो f बराबर 2 लेकिन वो होता है माइनस का f होता है। तो आपके पास सेंटर पता चल गया क्या, माइनस का 1 माइनस का 2। रेडियस क्या होगी आपके पास कि सर रेडियस होगी g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कि सर g का मान कितना है 1 है, g का मान है सर 1, f का मान कितना है सर 2, इसका मतलब 4 और माइनस c करोगे तो कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब 5 और 3 कितना हो गया सर 8 और 8 का अंडर रूट करोगे तो 2 अंडर रूट 2। तो सर रेडियस तो 2 अंडर रूट 2 और सेंटर हो गया माइनस का 1 और माइनस का 2 हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा केस है ये वाला। इस केस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोपिसेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोपिसेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कि सर यहां पर तो क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो सबसे पहले तो इन 2 को आप डिवाइड कर दो। तो सर इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस आपके पास 3y और माइनस का 9/2 बराबर आपके पास 0। तो ये इक्वेशन सर आपके पास बनती है। ये इतना समझ में आया। अब अपन लिखेंगे इसका सेंटर। बेटा सेंटर के लिए मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया x के गुणांक का आधे का माइनस, x का कोपिसेंट का आधे का माइनस। x का कोपिसेंट -2 है तो आधा करने पे -1 आएगा, उसका माइनस करोगे तो प्लस का 1। x के गुणांक के आधे का माइनस, y के गुणांक का आधे का माइनस, इसका मतलब माइनस का 3/2। 1 कोमा माइनस 3/2 ये आपके पास इस सर्किल का सेंटर आएगा। और इसकी अगर रेडियस आप कैलकुलेट करोगे, इसकी जो रेडियस आप कैलकुलेट करने जाओगे वो होगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c करोगे तो 9/2। आप इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लेंगे अपन 4,
4 नोट 4 13, 13 और 18 आपके पास कितने होंगे 33, अंडर रूट 33/2, अंडर रूट 33/2, ये आपके पास रेडियस आ जाएगी, अंडर रूट 33/2। आया क्या समझ में? अंडर रूट 33/2। एक बार सोल्व कर लो उसको कि सर यहाँ पे बेटा अपन 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे -9/2 बचेगा, ठीक है बात। तो g की वैल्यू क्या थी 1 का स्क्वायर, ये 9/4, माइनस c करने पे ये माइनस माइनस का प्लस हो गया 9/2। एलसीएम लिया 4, 4 9 4 13, 13 और आपके पास 13 और 18 33, ठीक है। अगर पिछली क्लासें नहीं देख पाए हो तो कोई बात नहीं, आप यहां से स्टार्ट कर लो, जब भी आपको टाइम मिले या फिर कोई नया बैच स्टार्ट करेंगे उस टाइम देखना फिर, है ना। बोलो आया क्या अंडर रूट 33/2? 31 नहीं आएगा यार, अंडर रूट बेटा आपके पास नोट 4 13, 13 एक तो 13 प्लस आपके पास 18, दोनों को अगर आप ऐड करते हो, अच्छा 31 आएगा क्या? 31 आएगा, 31 आएगा। चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो, 31 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। 13 और 18 31 होता है, अंडर रूट 31/2 आएगा, सही है। चलो जी, ये बात हुई आपके पास। ये अपन ने सर्किल के सेंटर भी निकाले, रेडियस भी निकाली है ना, इनसे अपन ने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इससे अपन ने कैलकुलेट करी है ना। चलो जी, और चीजें हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, सर्किल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे शॉर्ट ट्रिक बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास ये है, जब आपका कांस्टेंट 0 अगर हो, कांस्टेंट बराबर अगर 0 हो तो सर्किल मूल बिंदु से गुजरता है, सर्किल मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से गुजरने वाला सर्किल बनेगा, मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरता है। सर्किल ओरिजिन से पास होता है अगर उसमें कांस्टेंट नहीं होता है तो। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपके पास g अगर 0 है, अगर आपके पास x का कोफिशिएंट ही उसमें नहीं है, तो सर्किल का जो सेंटर होगा, सर्किल का जो सेंटर आपके पास होगा वो कहाँ पे होगा? y एक्सिस पर होगा। कहाँ पे होगा? y एक्सिस के ऊपर होगा। तीसरी चीज, अगर बेटा f बराबर आपका 0 होगा, f बराबर अगर आपके पास 0 है तो इस केस में सर्किल का जो सेंटर आपके पास है वो कहाँ पे होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। चलो जी सर, तीनों कंडीशन में डायग्राम दिखाओ। तो तीनों के केस में आपके पास जो डायग्राम बनेंगे वो आपके पास सर्किल ऐसा होगा जो आपके पास मूल बिंदु से गुजरने वाला, वो एक तो ऐसा सर्किल। दूसरे केस में जब g बराबर 0 हो तो सर्किल का सेंटर कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे, वो ऐसा हो सकता है, वो आपके पास इस टाइप का सर्किल हो सकता है। जो आपके पास सर्किल y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, सर्किल का सेंटर आपके पास y एक्सिस पे हो तो सर्किल जो आपके पास बनेगा वो आपके पास ऐसा सर्किल बन गया। तीसरा, आपके पास x एक्सिस के ऊपर अगर सर्किल है, x एक्सिस के ऊपर अगर सर्किल का सेंटर है तो वो ऐसा सर्किल बन सकता है। तो ये आपके पास 3 कंडीशन, और तीनों कंडीशन के रिलेटेड जो डायग्राम आपके पास हैं वो मैंने आपको बना दिए हैं। ये मूल बिंदु से गुजरने वाला सर्किल, एक का सेंटर y एक्सिस पर, एक का सेंटर आपके पास x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक की चीज बेटा समझ में आई आपके पास। अब आपके पास एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पे मैं लेकर चलता हूं आपको। वो फैक्ट आपके पास क्या है? एक आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है, कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन होती है, वो होती है आपके पास ax² प्लस 2hxy प्लस आपके पास by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस आपके पास c बराबर 0। ये आपके पास क्या होता है? व्यापक द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है? व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण है। ये एक अलग कंडीशन के अंदर सर्किल को भी डिनोट करता है। ये जो कंडीशन है ये सर्किल को भी डिनोट करता है। दूसरा, ये पैराबोला आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उसको भी डिनोट करेगा, हाइपरबोला, इलिप्स को, सबको ये डिनोट करता है। लेकिन सर ये सर्किल को कब डिनोट करेगा? ये सर्किल को डिनोट करेगा केवल 2 कंडीशन में, कि सर जब आपके पास x² और y² का गुणांक क्या हो? बराबर हो। x² y² का गुणांक बराबर हो और xy का जो गुणांक है अगर वो 0 के बराबर हो, xy नहीं होना चाहिए इक्वेशन के अंदर। x² y² का गुणांक आपके पास क्या होना चाहिए? बराबर, और कौन जो आपके पास xy का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 0। तो ये व्यापक द्विघात समीकरण है। व्यापक द्विघात का मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कोई कोनिक की इक्वेशन हो, कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन नहीं है, और वो अगर सर्किल को डिनोट करेगी तो उसकी ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्किल, कंडीशन ऑफ सर्किल है।
चलो सर इसका भी नमूना बता दो। सर इसका नमूना आपके पास ये होगा। इसका नमूना अगर मैं देखूं तो आपको ऐसा पूछ लिया जाता है सर, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपके पास ऐसा दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 3p माइनस का 2xy और माइनस आपके पास वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास 3x माइनस का 4y माइनस का 6 बराबर 0। अगर सर्किल को डिनोट करें, अगर ये वृत्त को डिनोट करें, सर्किल को डिनोट करता है, सर्किल को डिनोट करें, सर्किल को निरूपित करें, तो बताओ p और k का वैल्यू क्या होगा। निरूपित का अगर करता है, सर्किल को निरूपित करें, तो बताओ p का वैल्यू क्या होगा और k का वैल्यू आपके पास क्या होगा। ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये इक्वेशन एक सर्किल को डिनोट करती है, बेटा रुक जाओ थोड़ा सा, गेस मत बनाओ। वो बोलते हैं ना, सर बोलते हैं ना, गेस मत बनाओ, पूरी चीजें पढ़ाऊंगा। मैंने आज तक कोई चीज छोड़ी नहीं है, आपका जहां से क्वेश्चन बनता है वो सब पढ़ाया है। पेशेंस रखो थोड़ा सा, पहले इनके बेस पर नमूने कराऊं, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं, फिर इंटरसेप्ट वगैरह जो आपके मन की अंतिम इच्छा है ना, ये सारी बताऊंगा मैं। चलो बोलो बोलो क्या होगा बच्चा। अच्छा बच्चे ने आंसर दे दिया है, हरिभान सिंह, चौधरी हरिभान सिंह ने आंसर दे दिया k बराबर 1 p/3/2। चलो जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी जवाब दो बेटा, क्या होगा इसका सही आंसर। ये इक्वेशन है आपके पास, सेकंड डिग्री का एक इक्वेशन है। आपको ये बताना है कि अगर ये सर्किल की इक्वेशन को डिनोट करता है, सर्किल को अगर ये डिनोट करता है ये इक्वेशन, तो आपके पास p और k का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको यही बोला कि सर जब ये इक्वेशन सर्किल को डिनोट करेगी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर, और सर ये जो आपके पास टर्म है ना एक्स वाई का कोफिशिएंट ये 0 होता है। तो इसका मतलब आपके पास इसका कोफिशिएंट कितना k, इसका कोफिशिएंट कितना -1, तो इसका मतलब सर k बराबर कितना आएगा -1। क्या आएगा सर k बराबर -1। दूसरी चीज एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, इसका मतलब आपके पास 3p - 2 बराबर 0, और इसका मतलब p बराबर आपके पास 2/3, p बराबर 2/3, k बराबर -1। तो ये आपके पास p का और k का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, उम्मीद है इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं इस सर्किल की इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में बनाता जाऊंगा आपके मन में, और आराम से आप सोल्व कर पाओगे बच्चा, है ना। चलो जी आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन, एक और टाइप आपको करवा देता हूं, फोर्थ टाइप, टाइप नंबर 4, सर्किल की इक्वेशन का फोर्थ टाइप। क्योंकि पहला जो मैंने बताया सेंट्रल फॉर्म, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बताया, और फिर मैंने जनरल फॉर्म बताया, और फोर्थ टाइप जो आपके सामने है वो है डायमीटर फॉर्म। क्या है, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म का मतलब है व्यास रूप। डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन, डायमीटर फॉर्म का मतलब है व्यास रूप, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। और इस केस में क्या गिवन होता है कि सर इस केस में गिवन होता है जैसे ये कोई सर्किल है और ये आपके पास सेंटर है, ये इसका व्यास है, इसमें व्यास के सिरे आपको दे रखे होते हैं x1, y1, और ये दूसरा जो है सर वो दे रखा है x2, y2। क्या दे रखा है, x1, y1 और x2, y2। व्यास के सिरे आपको गिवन होते हैं, ये दो चीजें इसमें पता होती है। डायमीटर के एंड्स इसमें जब गिवन होते हैं तो इस केस में जो सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं, वो सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो होता है सर x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस आपके पास y माइनस का y1 और इंटू y माइनस y2, और बराबर आता है सर आपके पास 0। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन होती है जब डायमीटर के एंड आपको दे रखे होते हैं, जब आपको सर्किल के अंदर क्या दे रखा होता है, व्यास के सिरे जब दे रखे होते हैं तब होता है। नमूना पेश किया जाए। अब इसका सॉल्यूशन जो बच्चा निकालते हैं ना हम, वो दो टाइप से निकाला जाता है। पहला नमूना देखना, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको दे रखे हैं एक सर्किल जो दे रखा है, इस सर्किल के अंदर इसके व्यास के सिरे दे रखे हैं दोनों, कि सर एक तो है 2,4, एक तो है सर 2,4 और दूसरा है माइनस का 2,6, ये दे रखा है, ऐसा आपको दे रखा है। तो पहली बात तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा है सेंटर कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। दोनों मेथड देखो। मेथड नंबर वन, पहला तरीका इसको सोल्व करने का, जब आपको व्यास की सीरीज दे रखे हैं और अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले में रख दो। तो क्या आ जाएगा बच्चा, x माइनस x1, ये रहा x1, ये रहा आपका x2, तो x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2, y माइनस 6 बराबर 0। तो ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन आएगी सोल्व करने से। चलो करते हैं सोल्व। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4, इन दोनों को सोल्व किया, वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 4y और प्लस आपका 24 बराबर 0। अब सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो ये तो इससे कट गया, इसका मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस आपके पास 10y और प्लस आपके पास 20 बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये सर्किल की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। एक इक्वेशन तो सर ये आ गई। इतना समझ में आया? ये व्यास रूप में जो वृत्त का समीकरण होता है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, वो आपके पास ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ध्यान रखना, व्यास के सिरे डायमीटर के जो एंड्स हैं, व्यास के सिरे जब दे रखे होते हैं तब अपन ये वाला तरीका लगाते हैं। व्यास के सिरे जब दे रखे हो तब ये तरीका आपका लग जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा मेथड नंबर सेकंड यूनिवर्सल तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब सेंटर और रेडियस अपने को पता हो, तो सर्किल की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। मेन चीज यही है, सर्किल के बारे में दो ही चीजें पता होनी चाहिए, सर्किल का रेडियस और सेंटर। अब अपन आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे सर, जरा बताओ। तो सर व्यास के जो सिरे हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर मैं निकालूं तो सेंटर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो, है ना, वो क्या आ जाएगा? सर्किल का सेंटर। तो मैं सेंटर निकाल रहा हूं, सर्किल का सेंटर क्या आएगा? सर्किल का सेंटर आएगा दोनों व्यास के सिरों का मध्य बिंदु ये। तो क्या होगा आपके पास मध्य बिंदु कि सर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सेंटर पता चल गया 0,5। सर्किल का सेंटर पता चल गया 0,5। दूसरी बात, रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है व्यास का आधा। अगर मैं इन दोनों के बीच की लेंथ निकालूं, लंबाई निकालूं, इन दोनों के बीच में लंबाई निकालूं, वो तो क्या होता है? व्यास। और व्यास का आधा करते हैं तो क्या आ जाती है? रेडियस। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, x2 माइनस x1 करोगे 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा आपके पास क्या? इसमें से माइनस होगा 4, इसका मतलब √20 आएगा। √20 को क्या लिखा जाएगा? 2√5 और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो √5। ये आपके पास आ जाएगा √5। क्या आ गया? रेडियस आ गई। √5, सेंटर आ गया 0,5 और इसको लिख देंगे सर इससे x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर और बराबर √5 का स्क्वायर 5। ये सेंट्रल फॉर्म के अंदर जो लिखते हैं ना, उस तरीके से लिखा जाएगा। बेटा रेडियस जो आपके पास आई है वो √20 नहीं आई है, रेडियस नहीं, वो व्यास आया है, डायमीटर आया है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये व्यास है। इसका आधा करोगे तब जाके आपके पास रेडियस आएगी। तो इस दूरी को आधा करो, आधा करोगे तो √5 आएगा। आया बेटा समझ में? आया समझ में? √5। उम्मीद है समझ में आया होगा। भाई साहब पूरा व्यास जो आपके पास है ना, उन दोनों पॉइंटों के बीच में दूरी वो आएगी √20। तो व्यास की लंबाई है, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। हाँ जी, आया क्या समझ में? हाँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं है ना बेटा? जैसा आपको समझ में आए। ये क्यों किया है मैंने? वो इस वजह से किया कि कई बार बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी तो नहीं रहता, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तब आप इस तरीके से कर लो। याद रहता है तो इस तरीके से कर लो, जो आपको पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है। अब मैं घुमाने की कोशिश करता हूं, है ना, क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता हूं। अब आइएगा नमूनों के ऊपर आइएगा। मैंने आपको केवल 2 ही चीजें बताई है बेटा, मैंने आपको केवल 2 ही चीजें बताई है। क्या बताया है मैंने? 2 चीजें। सर्किल की इक्वेशन के लिए हमेशा सेंटर और रेडियस, क्या? सेंटर और रेडियस। ठीक है। और कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मान लो कि बच्चा, मैं आपको ये कहता हूं एक लाइन, जैसे मान लो कि ये सर्किल आपके पास है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में ऊपर डाल के लिख लेना। अगर मान लो सर्किल पर अगर मैं कोई भी 2 स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, सर्किल के ऊपर अगर मैं 2 स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, सर्किल पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूं और वो टेंजेंट अगर पैरेलल होती है, जैसे मान लो ये A है और ये आपके पास ये AB और ये जो CD है, अगर 2 टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं और वो अगर आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? आपका व्यास होता है। वो क्या होता है? डायमीटर होता है। बेटा ध्यान रखना एक बार फिर से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। अगर सर्किल पर 2 टेंजेंट है, सर्किल पर 2 टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है,
तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आती है वो क्या होती है, सर्किल का डायमीटर होता है, और उसका आधा करने से क्या आ जाएगी, रेडियस। जैसे एक नमूना देखो, नमूना सर आपके पास ऐसा है कि 3x प्लस का 4y, 3x प्लस का 4y प्लस 15 बराबर 0, और दूसरा आपके पास दे रखा है 3x प्लस का 4y माइनस आपके पास 5 बराबर 0। ये क्या है, आपके पास दो टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। ये आपके पास दो टेंजेंट है, सर्किल की टेंजेंट है, टेंजेंट है, सर्किल की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो बताओ रेडियस आपके पास क्या होगा, उस सर्किल का रेडियस आपके पास क्या होगा। अगर मान लो कि ये दोनों रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो, ये दोनों रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो, तो आपको क्या पूछ लिया, आपको पूछ लिया सर्किल की आप रेडियस कैलकुलेट करो, सर्किल की त्रिज्या क्या होगी। घुमा दिया तो घूमने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको दो स्पर्श रेखा दे दी जाएगी, दो टेंजेंट दी जाएगी, तो वो केस हर बार ये वाला ही बनेगा कि सर एक तो ये वाली रेखा और ये रेखा दोनों पैरेलल दिख रही है। सर पैरेलल का पता कैसे किया, समांतर का पता कैसे किया कि सर इतना इतना जो पार्ट है वो पैरेलल में सेम रहता है। पैरेलल में क्या होता है, सेम रहता है। तो उन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ाया था। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 20, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का अगर आप डिवाइड कर देते हो तो क्या आएगा 4। सर ये व्यास आया है, डायमीटर आपके पास आया है। स्पर्श रेखाओं के बीच में दूरी जो होती है वो व्यास होता है। ये पूरा आपके पास क्या हुआ, व्यास। इसका अगर आप आधा कर दो, इसका अगर आप आधा कर दो तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस। क्या आ जाएगा, व्यास का आधा, व्यास का अगर आप आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो इसकी जो रेडियस आएगी सर्किल की वो कितनी आएगी, 2 आएगी। बच्चा पहला ही ऑप्शन 4 दिया हुआ होता है, हड़बड़ाहट में अपन 4 ही लगा देते हैं, हड़बड़ाहट में अपन 4 ही लगा देते हैं, हड़बड़ाहट में 4 ही लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये व्यास होता है, व्यास का आधा किया तो रेडियस आ गई अपने पास। ठीक है, हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं, आधे बच्चे आंसर दे रहे हैं, 4 ही दे रखे हैं। लेकिन मैं फिर बोल देता हूं सर, समांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होगी, दो समांतर रेखाओं के बीच में दूरी, वो क्या होगा, व्यास होगा। और व्यास का आधा करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, त्रिज्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। क्लियर हुआ, रेडियस आ जाएगी। सही है, चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और मैं आपको घुमाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चा और नमूना देखिएगा, और नमूने समझो कि आपको एक सर्किल की इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर, सर्किल का जो सेंटर है वो तो है सर आपके पास 2,3, सर्किल का सेंटर तो 2,3 है, एंड इट इज पासिंग एंड पासिंग थ्रू, ये जो सर्किल आपके पास है ये आपके पास एक 0,0 से पास होता है। लो जी अब समझना बेटा बात को, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को कि सर सर्किल का सेंटर तो 2,3 है और सर्किल 0,0 से पास होता है। मैंने आपको केवल 2 ही चीजें याद दिलाई कि एक तो होना चाहिए सर्किल का सेंटर और एक रेडियस। ये 2 चीजें अपने को याद रहनी चाहिए, पता करनी, कैसे भी निकालो, कैसे भी निकालो कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि सर ये तो आपके पास सर्किल है, समझिए बात को, सर्किल के अंदर सेंटर दे रखा है, ये दे रखा है, ये वाला पॉइंट कितना है 2,3, सर्किल का सेंटर दे दिया। और एक क्या दे दिया कि सर ये जो पॉइंट है जहां से सर्किल पास होता है, तो जहां से सर्किल पास होगा वो होता है सर्क्यूमफेरेंस पर, मतलब परिधि पर, पेरीमीटर पर। तो परिधि के ऊपर होगा, ये वाला पॉइंट क्या है 0,0, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। तो आप मुझे बता सकते हो सेंटर पता चल गया, रेडियस ही तो निकालनी है। और रेडियस कैसे निकालोगे कि सर इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, रेडियस होगी। तो निकाल लीजिए रेडियस क्या होगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो दूरी होगी कितना 9 और 4 कितना 13, तो ये जो रेडियस आपके पास आ जाएगी वो कितनी आएगी, √13 आ गया। अब आप निकाल लो x माइनस 2 का आपके पास होल स्क्वायर प्लस y माइनस आपके पास 3 का होल स्क्वायर और √13 का स्क्वायर करोगे तो 13। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, आंसर आपका ये आ जाएगा। बोलो आया क्या? मैंने कहा था 2 ही चीजों की तो जरूरत है आपको, ठीक है ना, 2 ही चीजों की तो जरूरत है, सर्किल के सेंटर की, रेडियस की। तो सर्किल का सेंटर तो भगवान ने दे रखा है,
अब रेडियस की जरूरत हुई तो दिमाग लगा लेंगे। कैसे? कि सर इन दोनों के बीच में जहां से सर्किल पास होता है वो परिधि के ऊपर होता है, और ये सेंटर, तो सेंटर और परिधि के बीच में दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। यहां से हम पता कर लेंगे। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको, इतना समझ में आया होगा। और आपको थोड़े से लेवल पे मैं लेकर चलता हूं बच्चा, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन सर आपका ऐसा है, आगे वाला क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, आपको दे रखा है सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको निकालनी है विथ कॉन्सेंट्रिक विथ आपको दे रखा है एक सर्किल दे रखा है, उस सर्किल के तो सेकेंडरी है आपको दे रखा है। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस आपके पास 4y और माइनस आपके पास 3 बराबर 0। इस सर्किल के तो सेकेंडरी है। एंड पासिंग थ्रू, मैं हिंदी में समझा दूंगा, टेंशन मत लो। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एक दूसरा सर्किल और दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और माइनस आपके पास 6y और माइनस 10 बराबर 0। समझना बेटा बात को क्या दे रखा है आपको। बात ये दे रखी है, समझो क्वेश्चन को, कि इस सर्किल के तो कॉन्सेंट्रिक मतलब इसके तो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जिनका सेंटर सेम होता है। इस सर्किल के तो कॉन्सेंट्रिक है और इस सर्किल के सेंटर से होकर वो पास होता है, उस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। अब क्या लोचा है, समझना बेटा बात को। आपको दे रखा है जैसे एक सर्किल तो ये दे रखा है, ये एक सर्किल दे रखा है, ये गिवन की बात कर रहा हूं, ये गिवन है। और एक दूसरा सर्किल है ये वाला, ये सर्किल आपको क्या है? गिवन है। और ये सर्किल भी आपको क्या है? गिवन है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसके तो कॉन्सेंट्रिक, मतलब इसके साथ में तो सेंटर सेम होना चाहिए और इसके सेंटर से वो पास होता है। इतना बदमाश सर्किल है, इतना बदमाश सर्किल है, इसके साथ में तो सेम बना हुआ है और इसके सेंटर से वो सर्किल पास होता है। इसका मतलब ऐसा 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 सर्किल आएगा, वैसा ऐसा सर्किल आएगा। बदमाश सर्किल है ये, बदमाश सर्किल है सर। ये रेड वाला सर्किल आपको निकालना है। ये है क्वेश्चन की थीम और ये पकड़ में आनी चाहिए, ये पकड़ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पकड़ते हैं सर इस बड़े वाले सर्किल के लिए। अब पकड़ में आया क्या क्वेश्चन? बोलो पकड़ में आया क्या? कि सर ये छोटा वाला सर्किल वो वाला, उसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर, इस सर्किल का जो सेंटर है, केंद्र है, वो कितना है? x के गुणांक के आधे का माइनस और y के गुणांक का आधे का माइनस। मतलब इस सर्किल का सेंटर पता चल गया कितना है? 1,-2। क्या है? 1,-2। इसका सेंटर कितना है? रेडियस से मतलब नहीं है, इन दोनों की रेडियस से मतलब नहीं है अपने को। इस सर्किल का सेंटर बताओ कितना है? कि सर इस सर्किल का जो सेंटर है वो है -2,3। क्या है? -2,3। बोलो पता चल गया क्या? अब अरे क्वेश्चन पहले वाला जैसा ही तो बन गया, अब तो जवाब दे दो बेटा। हैं? हाँ क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि सर इस सर्किल का सेंटर पता चल गया और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, वो इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो गई। अब काम पता चल गया सर। तो रेडियस निकाल दो, इन दोनों के बीच में दूरी निकालो, वो क्या आएगी? बड़े वाले सर्किल की रेडियस। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा आपके पास? 1 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9। इसमें से इसको माइनस किया, -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब 25 और 9 कितना हो गया? 25 और 9 हो गया सर √34। क्या हो गया? √34। इस सर्किल का बड़े वाले का रेडियस पता चल गया और आपको सेंटर पता चल गया, सब कुछ अपने पास है, टाइमिंग भी पूरा हो चुका है। तो इसकी इक्वेशन निकाल दूंगा मैं। इसकी इक्वेशन क्या आएगी? कि सर इसकी इक्वेशन आएगी x - 1 का स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर और बराबर रेडियस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो कितना? 34। ये आंसर आना चाहिए बच्चा। ये आंसर आया कि नहीं आया? x - 1 का स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर = 34 बच्चा। आंसर जो आपके पास आएगा वो ऐसा आएगा। हाँ जी बिल्कुल, चौधरी हरिवंश सिंह ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है। अब बच्चा एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप, कोई एजुकेटर आपको बताता है तो आप ये समझते हो कि टीचर अपने मतलब के लिए बात कर रहा है, जबकि मैं आपके सामने एक फैक्ट बात ये करता हूं कि बेटा ये जो मैंने आज यहां पर आपको जो क्लास में दिया है, अगर सेम टू सेम ये जो जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आपको 2:30 PM पर, आपकी क्लास है 2:30 PM पर,
2:30 PM पर ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनका जोड़ तोड़ मरोड़ करके बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मैं घुमाऊंगा आपको। और अगर आपके अंदर है, आप चैलेंज करते हो कि सर कॉन्सेप्ट सीख लिए हम करेंगे, तो आ जाना 2:30 बजे, मुलाकात करते हैं, ठीक है। ओपन चैलेंज है, आ जाना। आपको देखता हूं मैं आपने कितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए हैं। मिलता हूं आपसे 2:30 PM वाली क्लास पे। तैयार रहिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट करवाए ना उनको दिल दिमाग में सेट तभी होंगे जब क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इंतजार करूंगा और इसका प्यार तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लौटा देना जब क्लास सेव हो जाए। चलता हूं, दुआओं में याद रखना। 2:30 बजे मिलेंगे। 40 सब्सक्राइबर आए।